बीफ बैन को जबरन मुद्दा बनाते हुए सपा सरकार के मंत्री आजम खान अपनी सरकार की नाकामियों पर चादर डालने के लिए मैदान में कूद गए हैं। आजम खान ने बीफ विवाद का ठीकरा बीजेपी और केंद्र के सर पर फोड़ा है। कानून व्यवस्था को ना संभाल पाने के लिए हमेशा मीडिया के निशाने पर रहने वाली सरकार के मंत्री आजम खान ने अपनी सरकार के बचाव में जो दलीलें रखी वो शायद ही किसी के गले उतरे। बेकाबू हो चुकी अपनी पुलिस पर काबू पाने में नाकाम रहने वाली सरकार के मंत्री अब दादरी जैसे स्थानीय मामले को यूएन में उठाएंगे। आजम ने यूएन महासचिव बान की मून को एक चिट्ठी लिखी है। आप खुद ही देख लीजिए और तय कीजिए कि मंत्री जी गंभीर है या फिर सिर्फ ठिठोले कर रहे हैं कि दुनिया के मानवीय अधिकारों का हनन न हो और दुनिया को कानून और मानवता की निगाह से एक साथ देखा जा सके। हमारा यूनाइटेड नेशन से अपना दर्द कहने का मतलब भारत के खिलाफ कुछ कहना नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, आपके ये सारे चैनल्स पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लेकिन हम आधिकारिक तौर पर एक शहरी के नाते यूनाइटेड नेशन से ये अपील करने जा रहे हैं और ये चिट्ठी हम आपको देंगे। अभी दिखा दीजिए। ये चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को हम भेज रहे हैं। हमने मिलने का समय मांगा है। जनरल सेक्रेटरी मिलने का समय जनरल सेक्रेटरी साहब जी। आदम साहब प्लीज सर। इसमें हमने यही मांग की है कि हिंदुस्तान में कमजोर मुस्लिम अक़लियत के साथ बहुत नाजेबा सलूक हो रहा है। उनके बारे में जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, उन्हें काट दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये किसी असभ्य समाज में भी नहीं बोली जाती होगी। सभ्य समाज तो बहुत दूर की बात है, असभ्य समाज में भी नहीं बोली जाती होगी। ऐसे हालात में, इन हालात में आरएसएस का ये निर्णय, और क्योंकि उनके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसके लिए उन्हें कुछ नतीजा भी चाहिए। और अगली सरकारें राज्यों में बनाने के लिए, बिहार में बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए उन्हें यकीनन कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे दो तहजीबें अलग अलग खड़ी हो सकें। सर, ये सेक्रेटरी जनरल से मिलने का समय मांगा है, ये व्यक्तिगत हैसियत से या मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की हैसियत से? देखिए, मंत्री भी तो एक व्यक्ति है। नहीं, क्योंकि आप नहीं, मैंने इसमें पेट का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने व्यक्तिगत हैसियत में मांगा है। क्या कहा है, थोड़ा बता दीजिए। मैंने इसमें यही कहा है कि मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है। मुसलमान बहुत खौफजदा हैं, सिर्फ गुमान की बुनियाद पर उन्हें मारा जा रहा है। दहशत के माहौल में वो जी रहे हैं। और अब क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी मजबूत तैयारी है, ऐसे में हमें ये मालूम होना चाहिए उस वक्त हमारी भूमिका क्या होगी और हमारी हैसियत क्या होगी। और आरएसएस से, भारतीय जनता पार्टी से और देश के वजीर आजम के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति जी से भी हमारी ये अपील है कि इस संबंध में उन्हें एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहेंगे। सर, यूएन तो एक ग्रुप ऑफ नेशन है, तो आप यूएन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सरकार से क्या कहेगा, किस तरीके से इंटरवीन करे इस मसले पर? देखिए, जब अपने ही वतन में कानून की पासदारी नहीं हो रही है, जब अपनों से ही इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो दुनिया वाले क्या दे सकेंगे ये हम खूब जानते हैं। लेकिन सिर्फ अपनी बात को पहुंचाने और एक मजबूर कौम अपनी मजबूरी का इजहार करने के सिवा और कुछ नहीं। दूसरा सर ये कि प्राइम मिनिस्टर अभी तक चुप है, इस तरह की घटनाओं पे वो बोलते नहीं है, दादी की घटना में भी बोले नहीं है। इस चुप्पी को आप किस तरह? देखिए, ये जितना भी कुछ आप देख रहे हैं वो गुलाबी क्रांति का नतीजा है। उन्होंने गुलाबी क्रांति का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया, अब उनके वर्कर्स एक्टिव हो गए। इसीलिए मैंने कहा था अपने वॉलंटियर्स को रोकिए, बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर सही वक्त पर उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को मैसेज दे दिया होता कि गुलाबी क्रांति का मतलब किसी को गुमान की बुनियाद पर मार देना नहीं है, बल्कि अल कबीर के नाम पर जैन ब्रदर्स जो 90% गोश्त के कारखाने चलाकर पूरी दुनिया को
प्रतिबंधित गोश्त सप्लाई कर रहे हैं उन्हें बंद करना है, जिसकी मांग में एक मुसलमान होने के नाते